हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री NCERT सार संग्रह का। जो कंप्लीट NCERT में आपको जो है इसमें सार संग्रह प्राचीन भारत का जो है वो मैं करा दूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा जो है NCERT सार संग्रह जो बुक आती है उसका जो है पूरा मैं लाइन बाय लाइन आपको करा दूंगा। इससे पहले जो है मैंने आपको जो है मैं पॉलिटी का भी लेक्चर करा रहा हूँ, उसका भी एक ये डाल दिया गया है लेक्चर, और ज्योग्राफी का भी आ जाएगा। और इससे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है लूसेंट का पूरा लेक्चर करा दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन के हिसाब से भी मैंने कराया है, एक लेक्चर लिया था पूरे टाइमलाइन 1885 से 1947 तक, और बिहार स्पेशल पे भी एक सीरीज करा चुके हैं। और उसके बाद जो है कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर जो है जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक एक ही वीडियो में उसमें 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि से लिया गया है, तो वो आप लोग अगर चैनल पे नहीं है, उसे नहीं देखा तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा। और ये आज का लेक्चर भी। और दोस्तों, आपको ये मेरा प्रयास, ये इनिशिएटिव आपको अच्छा अगर लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी कुछ मैं लेकर आऊँ, कंटेंट्स लेकर आऊँ, तो वो आप तक पहुँच सके और आप लोगों को फ़ायदा मिले, और मुझे भी जो है ये अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों, अब शुरू करेंगे हम जो प्राचीन भारत का जो है इतिहास है। वो मैं सारे इसका जो है जो भी बताया हूँ उसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, करेंगे अब हम प्राचीन भारत का इतिहास जो लाइन बाय लाइन NCERT सार संग्रह जो बुक आती है उससे है। तो आइए शुरू करते हैं NCERT सार संग्रह प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहले जो है सबसे पहले इसमें जो है तो इसमें है कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे तो वो हम लोग देखते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास हिस्ट्री कहलाता है। तो ये जो है कोई भी घटना वगैरह के जो उसके महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्रीय घटनाओं को जो है उसके बारे में जो जानते हैं उसको हिस्ट्री कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जिसका होता है कालक्रमिक, मतलब कि एक डेडलाइन के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से जो होता है उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है तो वो माना जाता है राजतरंगी। राजतरंगी जो है उसको माना जाता है, ये कल्हण के द्वारा रचित, कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगी। उसके बाद है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स। दोस्तों, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को स्पीड कम लगता है तो वो आप यूट्यूब पे थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं। उसके बाद है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्राय ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो वो दिया जाता है प्राइब्रेज को। उसके बाद भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है तो वो है स्टुअर्ट पिगट की। उसके बाद चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है तो वो किया है इंतु का। भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र यानी इपिग्राफी, और न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था तो हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो है खारवेल उड़ीसा में कलिंग में प्राप्त हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख, तो भारतवर्ष का नाम उससे प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया तो सुनियोजित इतिहास जो है प्राचीन भारत का वो तैयार किया BA स्मिथ ने। उसके बाद है हिस्ट्री, यहाँ टाइमलाइन दिया गया है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है तो वो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। प्री हिस्टोरिक वो होता है जिसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसमें, कोई भी लिखित जो है राइटिंग अवेलेबल नहीं है, कोई भी लिपि वगैरह अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड 3000 से
600 ईसा पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय, मतलब कि लेखन तो है, लिपि तो है, लेकिन जो भाषा वो जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, डिसाइफर नहीं किया गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद है हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से आगे पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध, मतलब इसमें जो है दोनों साक्ष्य, लिखित भी है, साहित्यिक भी है और पुरातात्विक भी है, यहाँ उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास को जो है प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है। उसके बाद है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वो थे वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वो है गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है मौर्य वंश की। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वो होता है कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन, और इसके पहले जो थे वो थे जे अलेक्जेंडर कमिंगम, इसके फादर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वो है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है ग्रंथ है? तो वो है मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर, और ये शहबाजगढ़ी वगैरह जो है पाकिस्तान में कंधार वगैरह के जगह पे मिली थी ये खरोष्ठी लिपि। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धनाग्नि किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वो कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 88 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण से सतसाहसी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन जो है पुरालेख विद्या से प्रारंभ है, यानी जो है पिलर्स वगैरह जो है रॉक एडिक्ट से उसके बारे में अध्ययन जो है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो वो माना गया है डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और जो है मोरक्को का ये यात्री था। हुएनसांग ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में उसने किया था। ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और चीनी यात्री था। यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रमुख अभिलेख व शासक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय, और इसमें हर्षवर्धन को हराने के जो है वो लिखा गया है। नासिक अभिलेख किसका है? तो गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त प्रयाग परशिष्ठी। मंदसौर अभिलेख किसका है? तो मलवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो बंगाल शासक विजयसेन। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो वो है स्कंदगुप्त का। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। हुएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सी यू की में किया है। सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने, और ये मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यहाँ पे दिया गया है जो मैंने पहले बताया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। उसके बाद यहाँ पे चीनी लेखकों का वर्णन है। तो लेखक है, समय है, रचनाएं हैं, यात्री विवरण है। तो फाहियान जो आए थे 399 से
414 ईस्वी में भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। हुएनसांग 629 से 645 ईस्वी सीयू की पश्चात संसार के लेख। हुएनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख एरन एडिक्ट से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे पाषाण काल स्टोन एज। तो पहला है पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक एज जो है 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। उसके बाद है इसमें पैलियोलिथिक में ही मध्य पूरा पाषाण काल कब होता है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पाषाण काल जो है तो वो है 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। उसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। उसके बाद आ जाता है नियोलिथिक एज नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। उसके बाद पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो वो दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे तो पत्थर का करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था तो वो है जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है तो वो जाना जाता है पिथाकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है तो वो होता है हथनौर नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं वो है मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है तो वो है कालीबंगा से, राजस्थान में है। और ये इंडस वैली का जो सिंधु घाटी का एक ये है एरिया था। उसके बाद है वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो प्राचीनतम जो है अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। उसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था तो वो किया था तांबा का। उसके बाद है कि प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था तो वो था कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है तो वो माना जाता है मध्य पाषाण काल में यानी मेसोलिथिक एज में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो मिले हैं आदमगढ़ से और बागौर से भी मिले हैं। मानव द्वारा खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी तो हुई थी नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था तो वो था जौ यानी बार्ली। चालकोलिथिक युग यानी चालकोलिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है तो ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर एज। चालकोलिथिक मतलब कॉपर और ये पत्थर दोनों मिला के जो स्टोन बनाया गया उसको कहा ये बनाया गया हथियार उसको चालकोलिथिक एज कहा गया। यहाँ पे जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और ये जो है स्थल है राज्य है और प्राप्त साक्ष्य है। इनाम गांव कहाँ है महाराष्ट्र में। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। दायमाबाद नब्दा टोली दायमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में। कलश सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभान का प्रमाण मिले हैं। नवदा टोली और दायमाबाद नेवासा महाराष्ट्र से। पटसन का प्रथम साक्ष्य लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण ताम्रवती राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृदभान सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। जितने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे कौन थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में किस आरंभिक
पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से स्वार्थिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो वो है भीमबेटका से मध्य प्रदेश से। केव पेंटिंग जो प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका के मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को सर्वप्रथम किस युग से प्राप्त हुए हैं तो वो है नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण पेबल टूल संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से, मतलब छोटे छोटे पत्थर के पेबल्स टूल जो है उसको कहा जाता है। तंबवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है तो वो है आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार टूल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे, एकदम बहुत छोटे जो है टूल्स है वो किससे है तो मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है तो वो है निम्न पूरा पाषाण काल से। मानव की अखेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है तो वो है पूरा पाषाण काल से। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं तो वो है महदाहा और सराय नहर राय। आधुनिक मानव होमोसोपियन का प्रादुर्भाव कब हुआ तो उच्च पूरा पाषाण काल में। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए तो वो हुए मध्य पूरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था तो वो सीखा था नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म फॉसिल का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है तो वो मिलता है शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है तो वो होता है मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं तो सराय नहर राय से। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामांकन कहाँ से हुआ है तो हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुनहुदरो, सुतका गंडौर, हड़प्पा तथा कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण स्थल जो कौन कौन है नवपाषाण स्थल और राज्य। बुरजाहोम कश्मीर में। कब्रों में मालिकों के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। गुफकराल कश्मीर में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान। गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। महदहा गोलकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं महदहा उत्तर प्रदेश से। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश। धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है कोल्डीवा में धान का। संगनकल्लू कर्नाटक। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेलाड़ी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल कर्नाटक। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मंडो उत्तर प्रदेश। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार की सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू असम। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाउजली असम। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. संकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार थी? तो भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई यानी एक्सकवेशन जो है इसका मुख्य जानकारी का स्रोत है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टेला, माउंड ऑफ द डेड। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग प्रोटो हिस्टोरिक एज से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधुवासी ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरा हुआ है? तो कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुई है? तो वो है लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। उत्खलित प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किसी राज्य में स्थित है? वो है गुजरात।
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। हड़प्पा-कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि की प्राचीन रूप क्या है? ब्रह्मलिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो भारत में। सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो वो है मोहनजोदारो। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड गर NBPW। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेलखाड़ी स्टेटराइट। यहाँ पे हड़प्पा की सीमा है और जो सबसे जो है ईस्ट साउदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न मोस्ट सबसे पश्चिमोत्तर जो है पश्चिम में सबसे कौन है? तो वो है सुत्का गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके बाद जो है उत्तर में सबसे ज्यादा उत्तर में कौन है? तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जो है पूरब में कौन है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और जो है साउथ में कौन है? दक्षिण में कौन है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र में। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदावीरा का साक्ष्य मिला है, यानी पोर्ट का मिला है साक्ष्य लोथल में। उसके बाद हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा मोंटोगोमरी जिला पाकिस्तान में पाया जाता है। इसको खोज किया उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम सहनी। व्हीलर माधव स्वरूप वत्स कब किया था? वर्ष 1921 में। किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो वह रावी। और प्राप्त साक्ष्य अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? लड़काना जिला पाकिस्तान। कौन खोजे थे? राखल दास बनर्जी। मॉर्टिमर व्हीलर 1922 में। सिंधु नदी के किनारे है। विशाल स्नान घर, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकान को बैरक, कांच से निर्मित नगन महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है यहाँ से। उसके बाद लोथल अहमदाबाद जिला, गुजरात, रंगनाथ राव 1955 एवं 1962 भगवा नदी के किनारे है। गोदीवाड़ा वृत्ताकार तथा चकोर, अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल बाजरे पर दो मुंह राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े का मृण मूर्ति, 3 युगमित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि यहाँ से मिला है। उसके बाद जो है चुनहोद्रो सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके व NG मजूमदार ने खोजा था। इसको 1931 में सिंधु नदी के किनारे है। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कान से गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुई है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। अमलानंद घोष ब्रजबासी लाल एवं BK थापर 1953-60 में खोजा। घग्गर नदी किनारे हैं। यहाँ से जुते हुए खोद के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलकृत ईंटें, चूड़ियां, समझा एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी का नाली। राखीगढ़ हिसार हरियाणा में है। सूरजभान ने खोजा था 1969 में। घग्गर नदी के किनारे है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में है। धुरी एवं फजल अहमद खान 1935-55 सिंधु किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है यहाँ। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे। बनावली हिसार हरियाणा, RS बिष्ट रविंदर सिंह बिष्ट 1973 सरस्वती नदी किनारे। मिट्टी का हल खिलौना के तौर पर यानी टेराकोटा। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपर रूपनगर पंजाब, यगदत्त शर्मा 1955 में। सतलज तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात, SR राव 1954 मादर
ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्चे ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी यहाँ मिली है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, जगदत्त शर्मा 1958 हिंडन नदी पर, मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 एवं 62 दाशक नदी के किनारे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य और बंदरगाह। उसके बाद हो जाता है मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, जगपति जोशी 1962। उसके बाद शादी कौर नदी के किनारे 2 मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे, जगपति जोशी 1982। चट ब्लेड हट्टी निर्मित बनाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सुतका को पेरिन बलूचिस्तान में, जॉर्ज डेल्स 1962। शादी कौर नदी पे 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सुरकोतद्रा गुजरात, जगपति जोशी 1964। सरस्वती कलश सावधान घोड़े की हड्डी तराजू का पलड़ा, घोड़े के साथ जो है यहाँ से प्राप्त होने की बात कही गई है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम को माना जाता है। यहाँ से जो है बार्टर सिस्टम इसमें यूज होता था। अब देखते हैं तो नेक्स्ट है वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में हम लोग जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है ज्ञान, नॉलेज। स्वार्थिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। उसके बाद ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो वो है 10 मंडल, 10 डिवीजन और 10 से 28 सूक्त हाइम्स। तराई नामक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेद के लिए तराई प्रयोग किया जाता है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो वो होती है यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो है अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो वह कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो वो थे केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो वो की गई है उपनिषद से। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वो की जाती है चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में स्वार्थिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। प्रमुख शब्द गाय आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय अघन्या जिसका वध न हो, राजा गोपा, अतिथि गोहंता गोहन, धनी व्यक्ति गोमत, युद्ध गविष्टि गेसु या गम, पुत्री दोहिता, अनाज धान्य, मरुस्थल धनब, उपजाऊ भूमि उर्वरा, पशु चारण योग्य भूमि, खिल्ले, हल से बनी नालियां, सीता। उसके बाद है कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद। वन व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के, क्वाइन के लिए। पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद यहाँ पे वेद है, उसके बाद कुछ ने लिखा ब्राह्मण, सुक्त, उपनिषद, उसकी कौन सी उपनिषद है, उसका अरण्यक कौन सा है, अध्येता उसको पढ़ने वाला कौन है, और उपवेद उसका उपवेद जो है वो कौन है, तो उसके बारे में जो है यहाँ लिखा गया है। तो ऋग्वेद जो है वो कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसकी जो है 2 ब्राह्मण है, ये इसमें 10 से 28 मंत्र है। और उपनिषद जो है इसके वो है कौशिकी और ऐतरेय, और अरण्यक जो है वो है ऐतरेय और कौशिकी, और अध्येता जो है इसके होत्रु है, और उपवेद जो है इसके आयुर्वेद, और प्रजापति जो है इसके पढ़ने वाले आयुर्वेद को। यजुर्वेद को तैतरीय और शतपथ। तैतरीय इसके जो उपनिषद है वो है तैतरीय, काठी, श्वेताश्वर, ईश, वृदान्यक और मैत्रेयानी। उसके बाद इसका जो अरण्यक है वो है तैतरीय, वृदान्यक और शतपथ। इसको जो पढ़ने वाले अध्येता है वो अधर्वायु, और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और विश्वामित्र जो है इसके प्रवर्तक है। उसके बाद सामवेद है, तो उसके पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। 18 से 10 मंत्र है, इसमें केन और छांदोग्य उपनिषद इसका है, केन और छांदोग्य।
इसका जो अरण्यक है वो जैमिनीय और छांदोग्य, इसको पढ़ने वाले हैं उद्गाता, और इसका जो वेद है वो गंधर्व वेद है, और इसके जो प्रवर्तक है वो है नारद। उसके बाद अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का जो है गोपथ, अथर्ववेद के जो है वो है गोपथ, इसमें 6000 मंत्र है, और मांडुक्य और प्रश्न मुंडक जो है इसके उपनिषद है। इसमें जो अध्येता है वो है ब्रह्मा, इसका जो शिल्प वेद है वो है, इसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, और इसको जो है उसके जो प्रवर्तक है वो है विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वो असुरों का देवता है। अब देखते हैं दोस्तों, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो होती है बोगस कोई अभिलेख से। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो आर्य संस्कृति की धुरी किस क्षेत्र को समझा जाता है? अंग एवं मदद, गोत्र, क्लैन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो हुआ था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक स्वार्थिक प्राचीर माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल, क्लैन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था पुरुषनी रावी नदी के तट पर। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है जौ बार्ली के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वो था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र। सबसे ज्यादा बार भी चर्चा इंद्र की हुई है, 250 बार। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो थे इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्री भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में। सतमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मंडकोप उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक नदियों प्राचीन नाम और अभी का नाम क्या है? तो विस्तता किसको कहते हैं? वो झेलम। विपाशा व्यास, दृश्यध्वती तो घग्गर चतांग नदी, कुर्बू तो कुर्रम को, कुंभा तो काबुल को, सदानीरा तो गंडक को, अस्कनी तो चेनाब को, शतुद्री तो सतलज को, गोमल तो गोमती को, सिंधु तो सिंध को, सरस्वती तो घग्गर को, सुषोमा तो सोहन को, सुवास्तु तो स्वात नदी को। उसके बाद है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? तो जैमिति। अष्टोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो वृद्धारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से चरक ने लिखा था। याज्ञवल्क्य के गर्गी संवाद का संबंध कहाँ मिलता है? तो वृद्धारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तामा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखते हैं जो है वो है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश की सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा। जैन धर्म में संबर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 1974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली गुप्तेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्त अभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस
धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। जपनीय किसका संप्रदाय था? तो वो था जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमगधी में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वही माना जाता है संमेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी में हुई थी। तो यहाँ दिया हुआ जैन संगीति या सम्मेलन। जैन संगीति वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार। स्थूलभद्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगीति जो हुई थी 512 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व में नहीं, 512 ईसा पूर्व के बाद हुई थी। ईसा के बाद 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। देखते हैं जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म जो हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल वैशाली के कुंडागाम के निकट, बिहार। पिता जो इनके थे वो थे सिद्धार्थ बज्जी संघ के कुंडा ग्राम क्यात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री प्रियदर्शनी अनुज्जा। प्रमुख उपाधि केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन विजेता निग्रंथ बंधन रहित अहर्त पूज्य। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र है। ईसा पूर्व में हुआ था। शायदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? वो मिलता है भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़े? तो ब्रह्मचार। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्त्या, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचार 5 महाव्रत को शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो वो थे भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब आइए हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की? त्रिपिटक के रूप में। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थिर स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 विभागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? वो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियां का उदय हुआ। उसके प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अशोक घोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था? तो रुमनदई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में स्वार्थिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वो है देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की स्वार्थिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल लुम्बिनी वन
कपिलावस्तु वर्तमान रुम्मनदई नेपाल, पिता शुद्धोधन, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक, माता महामाया देवी, कोलीय गणराज, बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी, पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा कंतक, ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया, बिहार, निरंजना नदी के तट, घटना संबोधित, प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन, सारनाथ, शिष्य आनंद व उपाली, धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ली, वज्जी, कौशल राज, जीवन कांत 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष, दिन वैशाखी पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो वो था देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बुद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो वो हुई थी गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षाणु के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। और सबसे ज्यादा जो है श्रवण जो है बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो वो दिया था श्रावस्ती में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। यहाँ पे देखते हैं बौद्ध संगीतियां हैं। तो पहला क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासन। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ और अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे और शासक जो थे वो थे अजात शत्रु। द्वितीय 383 ईसा पूर्व 100 साल बाद वैशाली में हुआ। साबक की मीर जो था इसका अध्यक्ष था और काला अशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय जो है 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। मोगली पुत्तिस जो है इसके अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में। 498 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क जो है इसके शासक थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो वो है राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, जिसके द्वारा निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बुद्ध दार्शनिक कौन था? तो वो था नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। नवनालंदा महावीरा किसके लिए प्रख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बुद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो वो थे नागार्जुन। यहाँ पे पुस्तक है त्रिपिटक, तो नाम, स्वरूप और विषय। तो सुक्त पिटक है, पिटकों में बृहत्तम। बुद्ध के उपदेशों व संदेशों का संकलन है इसमें। उसके बाद विनय पिटक है, इसमें पिटकों में लघुत्तम। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। विनय पिटक है, तो 9 आ रहा है तो नियम समझ लिएगा इससे। अभिधम पिटक, पिटकों में मध्यम। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसंक्षिप्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महावीर बनवाया था? तो बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वो की थी वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। घटना गर्भ हाथी, जन्म कमल, निर्वाण पदचिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन सांड, समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोषण का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पदगुल को मान्यता दी गई? तो वो है
सर्वास्तिक महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतितस्मुत्पाद। प्रतितस्मुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इसी प्रकार वह इस पर निर्भर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। अब जो है यहाँ जो है अगला जो है वो शैव एवं भागवत धर्म है, जो अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे भी इस तरह की सीरीज मैं लाता हूँ, तो इससे दोस्तों मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।